नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास से जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकेंड और थर्ड में आपके तकरीबन लगभग 50 प्रश्न जीके जिसके पूछे गए थे। ठीक है, तो हमने सेकेंड शिफ्ट का सेपरेट वीडियो जो कि नहीं कराया था, तो अभी इस वीडियो में हम लोग सेकेंड और थर्ड दोनों शिफ्टों के प्रश्नों को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, इसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि मंदिर में देवता का निवास स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गर्भगृह हो जाएगा। ठीक है, मंदिर में देवता का जो निवास स्थान है गर्भगृह कहलाता है। गर्भगृह मंदिर का मुख्य भाग होता है और यह जगती या मंड के ऊपर बना होता है। जगती के ऊपर कुछ सीढ़ियाँ बनाकर अधिष्ठान की ऊंचाई तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद का भाग जो होता है मूर्ति का कोठा गर्भगृह होता है। ठीक है, जिसमें देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, उन लोगों के बारे में जो लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक का जो ईयरली का जो पास प्रो है उसका प्राइस आपका कब से कम होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये जो प्राइस है आपका कम कर दिया गया है। 14 से 15 अक्टूबर के बीच आपका ये सेल लाइव होगा, सिलेक्शन सीजन सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो आप मात्र 439 में ये पास पाएंगे। कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोग भी मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, क्योंकि आपको भी मालूम है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले मॉक टेस्ट और PYPs कितना ज़रूरी होता है। और टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP है, जो कि आपको एक ही पास में यानी कि 439 में अगर आप खर्च करते हैं तो सभी का एक्सेस आपको मिलता है। चाहे SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न हुआ है कि सामा चकेवा एक पारंपरिक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार होगा। सामा चकेवा बिहार में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सर्दियों के दिन जब पक्षी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर पलायन करते हैं तो सामा चकेवा का उत्सव है जो कि आपका मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष रूप से बिहार के मिथिला में मनाया जाता है, जहाँ रंग बिरंगे पक्षी अपनी भूमि की ओर पलायन करते हैं। यह त्यौहार मनाया जाता है जो भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है। ठीक है, ये पक्षियों के जोड़े का स्वागत करने के साथ शुरू होता है और लड़कियां पक्षियों की एक मूर्ति बनाती हैं, उन्हें अपना पारंपरिक तरीकों से सजाती है। इसके बाद उत्सव पूरी भव्यता के साथ होता है और एक इच्छा के साथ कि यह पक्षी अगले वर्ष भूमि पर पुनः लौटे। सामा के एक विदाई के साथ समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 के पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अवनी लखेरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया होगा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम, तो राइट आंसर तो अवनी लखेरा ही होगा, अवनी लखेरा सॉरी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया होगा कि 2023 में एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाली महिला का नाम, तो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाली महिला का नाम अन्नू रानी होगा, जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। बाकी अवनी जो लखेरा है यह पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक में अपने महिलाओं की 10 मीटर एयर शूटिंग में SH1 खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इसके साथ गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग शायद आपका एशियाई खेल का ही पूछा गया होगा, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा दोनों बताया गया था, अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा, तो हमें बताना मेरा कर्तव्य था। बाकी आप लोग बताइएगा जो लोग भी थर्ड शिफ्ट एग्जाम देकर आ रहे हैं इनमें से कौन सा पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि आधुनिक आवर्तसारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का परमाणु आकार क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका घटता है हो जाएगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो ये नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉनों वाले सबसे भारी कोष की दूरी है और आधुनिक आवर्तसारणी में परमाणु त्रिज्या जो होती है बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर कम होती है। परमाणु त्रिज्या में कमी परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक के करीब खींचती है और एक परमाणु के आकार को घटाता है। बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर आयन ऊर्जा बढ़ता है। बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। इसके अलावा परमाणु त्रिज्या दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, इस बात को भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितना हुआ था। ठीक है, तो फरवरी 2023 का पूछा गया होगा, तो इसका राइट आंसर तो 32 ही होगा। 6 फरवरी 2023 को 5 नए न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को मिले थे और इसकी न्यायिक क्षमता बढ़कर 32 हो गया था। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछेगा तो न्यायाधीशों की संख्या आपका 34 है, 33 न्यायाधीश और एक आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा साथ साथ। अगला है कि रूल ऑफ लॉ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर टॉम बिंघम होगा। रूल ऑफ लॉ पुस्तक टॉम बिंघम के द्वारा लिखा गया, जो यूनाइटेड किंगडम के सबसे प्रतिष्ठित न्यायवादियों और न्यायाधीशों में से एक थे। एक पुस्तक ने सिद्धांत के इतिहास, विकास और वर्तमान परिदृश्य समकालीन दुनिया में इसके अनुप्रयोगों पर जोर दिया और समझाया। लेखक का एक पूर्ण कृति लिखने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय कंट्री माय लाइफ जो आत्मकथा है वो किसकी है, तो राइट आंसर आपका लाल कृष्ण आडवाणी होगा। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के यह राजनेता थे, अभी लीव पर हैं। इसके अलावा 2002 से लेकर 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। और माय कंट्री माय लाइफ जो पुस्तक है इन्हीं की आत्मकथा है। पुस्तक का जो विमोचन है 2008 में APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। ये आपका माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक का ये कवर पेज है जो कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबो सपेरा प्रसिद्ध कालबेलिया नर्तकी को पद्मश्री किस वर्ष मिला था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 2016 होगा। ठीक है, 2016 इसका राइट आंसर होगा। बाकी महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक के रूप में वो अपनी व्यक्तिगत शैली और नृत्य की शाखा को विकसित करने के लिए आगे बढ़ी, जो कालबेलिया रूप पर आधारित था तथा वैश्विक प्रसिद्धि और मान्यताएं प्राप्त की। इसके अलावा कालबेलिया नर्तंगना गुलाबो सपेरा की कहानी जो है दायर और सामाजिक दबाव में न झुकने की कहानी है। और राजस्थान के सपेरा नृत्य के एक प्रबल समर्थक और इसकी लोकप्रिय बनाने के लिए 165 से अधिक देशों का इन्होंने दौरा किया और इनको 2016 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। ठीक है, बाकी कालबेलिया जो नृत्य है कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये आपका गुलाबो सपेरा हैं जिनको 2016 में पद्मश्री का अवार्ड है, जो कि प्रणब मुखर्जी उस समय के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु सजेस्टेड थ्योरी रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जेमकिंस इसका राइट आंसर होगा। रोजगार से संबंधित जो सिद्धांत का जो सुझाव है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा जो कि दिया गया था, उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगला है कि लाहौर घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ, तो राइट आंसर आपका 1999 होगा। लाहौर घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ। यह समझौता 21 फरवरी 1999 को लाहौर में संपन्न हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उस समय के नवाज शरीफ और भारत के जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ये समझौता है जो कि हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना 1415 में किया गया था। इसके बाद 1818 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। बाद में नाम चल के इसका ब्रह्म समाज हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स नंबर ऑफ पुअर पीपुल इन इंडिया इन 2020, तो 2020 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत में लगभग 27.91% जो जनसंख्या है बहुआयामी गरीबी में थी। यह आंकड़ा 15-16 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS4 के डेटा पर आधारित है। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जैसे बैक्टीरिया और फफूंद मृत जैविक पदार्थों को विघटित करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया हो गया, फफूंद हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था ये तो मुझे मालूम नहीं है, बाकी आप लोग बताइएगा क्या दिया गया था। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है आपका दिसंबर 2022 में ओडिशा में चंद्रभागा बीच पर हुआ था। यह किसके पास स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका कोणार्क है। आपसे शायद इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको क्या दिया गया था। ठीक है, यह हर साल दिसंबर में आयोजित होता है पहले सप्ताह में। ठीक है, अगला जो है कि कौन सा क्षेत्र जो अधिक भूजल का उपयोग करता है, तो कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। कृषि क्षेत्र सबसे अधिक भूजल का उपयोग करता है। भूजल का उपयोग स्तर उत्तरी
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण भारत के भागों में स्थित नदी घाटियों में अपेक्षाकृत अधिक है और भूजल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में बहुत अधिक है और भूजल संसाधन देशों में कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि चांदी के आभूषण में काले धब्बे किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर सल्फर होगा। चांदी के आभूषणों पर काले धब्बे जो हैं आपका सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। चांदी की वस्तुएं खुली वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती है क्योंकि चांदी की वायु में उपस्थिति सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है जो काले रंग की होती है और शुद्ध सोने की 24 कैरेट कहते हैं जो काफ़ी नरम होता है। ये सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है और भारत में सोने के आभूषण 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं जिसमें 2 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 3 विधायी सूचियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपका संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, तीसरा आपका समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समवर्ती सूची होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के लिए 3 सूचियाँ प्रदान करता है। सूची 1 संघ, सूची 2 राज्य और सूची 3 समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करेंगे तो वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 हुआ करता था और इन 100 विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपका किसको है, तो संसद के पास है। ठीक है, इसके अलावा जैसे रक्षा हो गया, विदेश, रेलवे, राजमार्ग, लॉटरी, निगम कर, जनगणना, आयकर, डाकघर इत्यादि। सूची 2 जो है राज्य सूची संबंधित है और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है राज्य को है। ठीक है, अलग अलग राज्य अगर 61 विषय के अंदर अगर कुछ आता है जैसा कि पुलिस, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, मत्स्य, कृषि, आयकर, ये सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य को होगा। तीसरा जो होता है आपका समवर्ती सूची है, इस पर कानून संसद भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ठीक है, वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 हुआ करता था जैसे शिक्षा, बिजली, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, मूल्य नियंत्रण, विवाह, तलाक इत्यादि। अगला जो है कि नीति आयोग का श्वेत पत्र किस मिशन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अटल नवाचार मिशन होगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संसाधन है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बॉर्न ऑफ कॉटन वेवर्स आर स्कैटर्ड किसने लिखा है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपका आया था लेकिन इसका आंसर अभी मुझे मिला नहीं है, तो इसको हम PDF में आपको देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसके ऑप्शन में आपका वाइसराय वगैरह का नाम दिया गया था जहाँ तक मुझे पता चल पाया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन क्या था हम उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे फिर आपको PDF में देंगे। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस फसल की उगाई में लगभग 1 वर्ष का समय अवधि लगता है, तो राइट आंसर गन्ना होगा। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय अवधि लगता है। किस्म और बुआई के समय आधार पर गन्ने को परिपक्व होने में 12 से 18 महीने लगते हैं। जनवरी से मार्च का जो महीना होता है बुआई का होता है और दिसंबर से मार्च से इसकी कटाई का होता है। अगला है दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका गोवा होगा। दूध सागर जलप्रपात सी ऑफ मिल्क जो है भारत के गोवा राज्य में मंडोवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय झरना है। दूध सागर जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात 310 मीटर और लंबा 310 और चौड़ाई की बात करेंगे तो 30 मीटर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंका और जितल नाम के सिक्के किसने चलवाए थे, तो राइट आंसर आपका इल्तुतमिश होगा। टंका और जितल नाम के जो सिक्के हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने चलवाए थे। टंका चांदी का सिक्का था जबकि जितल जो था तांबे का था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और उसने ही सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा भी आरंभ किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वो 1210 से लेकर 1236 तक गद्दी पर बैठा रहा और इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा का भी शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का चैप्टर जो 6 है वो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर आपका राज्य होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के पूरे 22 भागों को एक बार हम लोग देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो बारी बारी से ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। तो भाग 1 जो है संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 है नागरिकता से, सिर्फ हम लोग भाग देखते हैं। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से है। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य से। भाग 5 आपका संघ से है। भाग 6 आपका राज्य से है। भाग 7 जो है वो आपका निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 238 अनुच्छेद वो था,
तो उसको पढ़ना बेवकूफ़ी है। तो भाग 8 आपका संघ राज क्षेत्र से है, भाग 9 पंचायत से है, भाग 9 नगर पालिका से, भाग 9 भी जो सहकारी समिति से, भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से, भाग 11 राज्य संघ और राज्यों के बीच संबंध से है, भाग जो 12 है वित्त संपत्ति संविदा और वाद से है। इसके अलावा भाग जो 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम से है, भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से है, भाग 14A जो है अधिकरण से है, 15 निर्वाचन से है, 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन से संबंध से है, 7 जो है राजभाषा से है, 8 जो है आपात उपवन से है, 9 जो है विविध से है मिसलेनियस से, भाग 20 जो है संविधान के संशोधन से अनुच्छेद 368 है, भाग 21 आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन से है, भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनगणना से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 246 होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। इसके अलावा जनगणना से जुड़े कुछ और कानूनी और नियम जो है आपका वह है कि जनगणना अधिनियम जो है, जनगणना जो कराया जाता है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराया जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है कि वसा और तेल में आयोडीन की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। तो वसा और तेल में आयोडीन की उपस्थिति को हम लोग आयोडीन संख्या के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर आयोडीन संख्या होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, दूसरा था बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेनन, तीसरा था कि बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर बल्क फिनोमेनन, एंड चौथा था इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था, जो कि गलत था। अगला है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल एवं प्रति इकाई समय में किसी जाति के कुल जीवों की संख्या क्या कहलाती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व इसका राइट आंसर होगा। समष्टि घनत्व की बात करेंगे तो दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित प्राणियों की संख्या है। यदि कुल प्राणियों की संख्या को n से इकाई क्षेत्र में पृथ्वी पर उपस्थित प्राणियों के लिए क्षेत्रफल एवं पानी में उपस्थित प्राणियों के लिए आयतन को इससे प्रदर्शित करते हैं, तब समष्टि घनत्व यानी कि डी को इस प्रकार से दर्शाते हैं, डी इक्वल टू NS। अगला है कि कौन सा क्षेत्र भूकंप से मुक्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिफोडिन द डागर किस शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ध्रुपद शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन होगा। राजेंद्र मेनन को 2023 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त है, जो कि किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड शिफ्ट का। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले प्रशांत कुमार वर्मा जी हैं मथुरा कृष्णा नगरी से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि भेजा तो बहुत लोग हैं, लेकिन नाम हम सबका लेते नहीं हैं। जो जिनकी इच्छा होती है कि मेरा नाम वीडियो में आए तो हम उनका ही लेते हैं। ठीक है, तो प्रशांत कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों से। तो सेकेंड शिफ्ट का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि MS सुब्बलक्ष्मी को साल 1974 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो MS सुब्बलक्ष्मी की बात करते हैं तो 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि दिया गया था, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली यह पहली है जो कि महिला थी। ठीक है, इसके अलावा MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, इनको ढेरों सारा पुरस्कार मिले हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 1954 में पद्म भूषण अवार्ड, 56 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 68 में कलानिधि पुरस्कार संगीत कलानिधि, 1998 में भारत रत्न और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी, इसको भी याद रखना है। 1988 में इन्हें कालिदास सम्मान भी दिया गया था। साथ में 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली ये पहली भारतीय थी, इसको भी याद रखना है। अगला है कि जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह कितने हैं। तो लक्कुंडी, ये शायद कर्नाटक में है, वहाँ पर जैन बस्ती मंदिर है, उसमें आपका एक गर्भगृह है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। यह मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। इसमें गर्भगृह, अंतराल, एक बंद नवरंग और एक खुला स्थगित मंडप शामिल है। अगला है कि दिवाली के समाप्ति के 5 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका भाई दूज होगा। दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है। आपको लगता है बस 1 दिन चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 दिनों तक चलता है। पहला दिन धनतेरस, जहाँ पर आप नए नए सामान खरीदते हैं, सोना चांदी का सिक्के खरीदते हैं। इसके अलावा दूसरे दिन जो है, जो कि छोटी दिवाली मनाया जाता है या नरक चौदस मनाया जाता है। तीसरे दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं, बड़ा वाला। ठीक है,
चौथा दिन हम लोग गोवर्धन पूजा और पाँचवें दिन क्या मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भाई दूज होगा। भाई दूज की बात करते हैं तो भाई दूज के दिन भाई बहन के बीच बंधन का सम्मान किया जाता है और इस दिन बहनें जो हैं अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहन को हर तरफ की परेशानी से बचाने का वादा करता है, बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह। ठीक है, अगला जो है कि आत्मनिर्भर नारी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो आत्मनिर्भर जो नारी योजना है ये आपका असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका असम राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 1947 में कौन सा दो देश अलग हुआ था, तो अलग कौन होगा, अपना देश भारत था और नल्ला पाकिस्तान था। ठीक है, तो 1947 में अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत के पूर्व समाजवादी क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान की गई और दो देश भारत पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है, तो राइट आंसर आपका भरतनाट्यम होगा। चिदंबरम मंदिर के गोपुरम मीनार पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। और चिदंबरम मंदिर की बात करेंगे तो ये एक नटराज मंदिर है जिसे थिलई नटराज कोविल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मंदिर है और ब्राह्मणीय नर्तक नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। यह प्राचीन मंदिर भारत के तमिलनाडु के चिदंबरम में स्थित है। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से की उत्पत्ति तमिलनाडु में होता है। भारत का 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का ही है, मणिपुरी मणिपुर का है, सतरिया असम का है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि सेल्यूकस निकेटर किसके समकालीन थे, तो राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। सेल्यूकस निकेटर जो पश्चिम एशिया का यूनानी शासक था और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापति में से था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने भारत के विजयी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और 325 ईसा पूर्व में फिर से हमला किया था भारत पर और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो उसका ही समकालीन होगा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। सूत्र पूछा गया होगा तो राइट आंसर DP = N ही होगा। इस सूत्र में DP जो है जनसंख्या का घनत्व है, N जो है जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या है और A जो है आपका क्षेत्र है। तो जनसंख्या घनत्व सूत्र का उपयोग करते समय A क्षेत्र में आपकी कोई भी इकाई हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक शहरीकृत शहर कौन सा था। अकॉर्डिंग शायद आप 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा गया था। ठीक है, तो 11 के अकॉर्डिंग पूछा गया हो तो राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाले राज्यों में तमिलनाडु पहले नंबर पर है 48.4% प्रतिशत के साथ। प्रतिशत आपका तमिलनाडु में है, जनसंख्या महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जून के बाद मानसून की बारिश कहाँ होती है, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में इसका राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में बस एक ही दिया होगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग। अगला है क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है, तो राइट आंसर 28 इंच होगा। क्रिकेट में स्टंप 3 ऊर्ध्वाधर खंभे होती है जो वेल्स को सहारा देता है और क्रिकेट में विकेट बनाते हैं जो स्टंप के रूप में जाना जाता है। एक बल्लेबाज स्टंप हो जाने या स्वयं स्टंप हो जाने से आउट हो सकता है। गुंबददार शीर्ष के अलावा स्टंप के टॉप गुंबद के आकार के होते हैं। खाली खेल की सतह से 28 इंच या 71.12 सेंटीमीटर उच्च होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 2002 हो जाएगा। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य यह था कि 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। साथ में भाग 3 मौलिक अधिकार के रूप में भी इनको जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को 21A में। वहाँ पर बोला गया था कि जिसने शिक्षा के अधिकार को 14 वर्ष के बीच बच्चे को मौलिक अधिकार बना दिया है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 51 के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 जो है 42वां संशोधन, 11वें को 6वां संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 42वां 1976 में, 6वां आपका हुआ था 2002 में। नेक्स्ट आपका है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो राइट आंसर आपका सतलज होगा। भाखड़ा नागल बांध की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना है। 226 मीटर लंबा है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये एक ठोस गुरुत्व बांध है जिसकी स्थापित क्षमता 1325 मेगावाट है। ये 3 राज्य सरकारों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का संयुक्त उपक्रम है। साथ में हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। टिहरी नदी पर भागीरथी
टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। चमेरा बांध जो है रावी नदी पर है। और बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। और उड़ी जल विद्युत बांध जो है झेलम में है। और आज की बात करेंगे तो वही जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्रिकेट माई स्टाइल जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक की बात करेंगे तो राइट आंसर कपिल देव होगा। लेकिन आपसे पूछा गया था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी पुस्तक आपका कपिल देव जी के द्वारा ही लिखा गया है। कपिल देव जी ने 3 आत्मकथाएं लिखी हैं। एक आपका गॉड्स ड्रिकी 1985 में, क्रिकेट माई स्टाइल आपका 1987 में, 2004 में स्ट्रेट फ्रॉम द माई हार्ट, ठीक है। तो यही पुस्तक पूछा गया था। अगला है डिसूजा परिवार किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हॉकी होगा। हॉकी से जुड़े डिसूजा परिवार के कुछ खिलाड़ियों के नाम देखें तो स्टेफी डिसूजा है। दूसरा आपका एड्रियन डिसूजा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका स्थायी बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न आपका आया था, आपसे शायद पूछा गया था कि अस्थायी बंदोबस्त में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। 3 का नाम दिया गया था। 3 नाम में बंगाल होगा, बिहार होगा, उड़ीसा होगा, ठीक है। बाकी चौथा नाम जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। जमींदारी प्रथा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बाकी हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि अभी हमें फीवर लगा है तो ज़्यादा हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर देना, ठीक है। बाकी PDF आपको मिलेगा तो लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, तो वेट कीजिएगा। बाकी वीडियो से ही काम चलेगा, नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लाया था दिल्ली सल्तनत का में। तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक ये आपका दिल्ली सल्तनत का दूसरे वंश खिलजी वंश का शासक था, दूसरा ही शासक था। पहला जलाउद्दीन खिलजी था, इनके चाचा थे जो भी थे, ठीक है। इसके अलावा 3 जो था आपका लाया गया था। पहला मूल्य निर्धारण था, दूसरा आपका और भी चीज़ें थी यहाँ पर, बाजार की स्थापना था और गला मंडी था, ठीक है। तो इस प्रकार करके 3 पहलू थी इनके बाजार नियंत्रण का। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें ये नहीं करें कि हमने आपको सब क्वेश्चन बता दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है तो हम उन क्वेश्चन को अभी ले नहीं रहे हैं। बाकी हम आपको PDF में देंगे, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।